हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है ब्रिटिश सरकार की भारतीय रियासतों के प्रति नीति भाग 2। इसका भाग 1 हम ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम आगे की ब्रिटिश सरकार की भारत सरकार के भारतीय रियासतों की प्रति नीति में क्या परिवर्तन आया उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कंपनी के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय रियासतों के साथ समानता की स्थिति प्राप्त करने के लिए 1740 से लेकर के 1765 तक के समय काल के अंदर विभिन्न प्रयास किए गए और 1765 की इलाहाबाद की संधि के साथ, जिसके तहत उन्हें मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई के साथ उनका स्तर जो था भारतीय रियासतों के समान हो पाया। इसके बाद नेक्स्ट उनकी अधीनस्थ पार्थक्य की नीति ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपनाई गई 1813 से लेकर के 1857 ईस्वी तक। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इस वीडियो में दो नीतियां, वो हैं अधीनस्थ संघ की नीति जो 1857 से लेकर के 1935 तक रही, और समानता के आधार पर संघात्मक नीति जो 1935 से लेकर के स्वतंत्रता के समय यानी 1947 ईस्वी तक रही। तो इन दो नीतियों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस प्रकार से आंग्ल कर्नाटक युद्धों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना राजनीतिक प्रभाव या राजनीतिक क्षेत्र में अपना हस्तक्षेप करना शुरू किया। इसके पश्चात प्लासी के युद्ध में 1757 में उन्होंने बंगाल में कठपुतली नवाब बिठाना अपने नियंत्रण में शुरू किया और 1765 में इलाहाबाद की संधि से उन्हें उड़ीसा, बंगाल और बिहार की दीवानी प्राप्त हुई। नेक्स्ट जो चरण था 1765 से 1813 का सुरक्षित घेरे अथवा बफर स्टेट की नीति उनके द्वारा अपनाई गई, और साथ ही इसी चरण में वेलेज़ली के समय 1798 में वेलेज़ली भारत आए थे, तो उस समय से सहायक संधि की प्रथा थी वो भी प्रारंभ हुई, जिसके तहत इनका उद्देश्य था कि जो पड़ोसी राज्य हैं उनकी सीमाओं की सुरक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें, और पड़ोसी राज्यों की इस सुरक्षा के बदले में पड़ोसी राजा इन्हें सैनिक व्यय प्रदान करते थे। इसके दो फायदे हुए। एक तो अंग्रेजों की जो सैनिक शक्ति थी वो सुदृढ़ हुई, और उस सैनिक शक्ति के बदले में उन्हें भारतीय राजाओं से सैनिक व्यय प्राप्त होता था, उन्हें अपना कोई खर्चा नहीं करना पड़ रहा था। और विभिन्न जो राज्य जिन्होंने सहायक संधि की वहाँ पर उनकी अंग्रेजी सेना जो थी वो हमेशा तैनात रहती थी, तो भारत के विभिन्न हिस्सों में उनकी सेना हमेशा किसी भी विषम परिस्थिति के लिए तत्पर होती थी, तैयार होती थी। इसके पश्चात नेक्स्ट हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में अधीनस्थ पार्थक्य या अधीनस्थ अलगाव की नीति। 1813 से लेकर के 1857 के दौर में ये नीति का पालन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय रियासतों के प्रति किया गया। हालांकि इस समय क्योंकि बहुत से गवर्नर जनरल भारत आए और उन सब की जो है विभिन्न उनके विचारधाराएं थी, उनकी सोच थी और उनकी अलग अलग महत्वाकांक्षाएं थी, तो उनके द्वारा भारतीय रियासतों के प्रति अपनाई गई नीति में भी तारतम्यता या एकात्मकता ना होकर के बहुत अस्पष्ट सी स्थिति थी। कुछ रियासतों को उन्होंने भारतीय रियासतों को उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि उनके आंतरिक प्रशासन में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, जैसे कि कश्मीर की रियासत, और कुछ रियासतों को उन्होंने सीधा अंग्रेजी भारत या अंग्रेजी राज्य जो था उसके अंदर शामिल कर लिया। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति में इन्होंने व्यक्तिगत सिद्धांत इनका बहुत महत्वपूर्ण है, या गोद निषेध नीति, जिसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में चर्चा की थी। अब हम बात करेंगे अधीनस्थ संघ की नीति जो 1858 से 1935 ईस्वी तक अपनाई गई अंग्रेजों द्वारा भारतीय रियासतों के प्रति। सबको पता है कि 1857 में जो क्रांति हुई उसके पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर अब भारत का जो उत्तरदायित्व था वो सीधे अंग्रेजी ताज या अंग्रेजी क्राउन द्वारा ले लिया गया, यानी इंग्लैंड द्वारा अब सीधे भारत पर नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। महारानी विक्टोरिया जो थी उन्होंने 1858 में एक घोषणा की, और इस घोषणा में उन्होंने यह विश्वास दिलाया भारतीय रियासतों के राजाओं को कि उनके द्वारा विलय की जो नीति है उसको त्याग दिया जाएगा।
विलय की नीति यानी भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राज्य में विभिन्न कारणों से मिला लेने की नीति। तो इसके तहत उन्होंने भारतीय राजा जो थे उनको ये विश्वास दिलाया कि अब विलय नहीं किया जाएगा। तो भारतीय राजाओं को एक सुरक्षा या प्रोटेक्शन जो है उसकी फील आई। लेकिन नई नीति इन्होंने अंग्रेजों ने निकाली कि अब विभिन्न कारणों से, जैसे शासक पर कुशासन का आरोप लगा दिया गया या आवश्यक हुआ तो उसे गद्दी से उतार दिया गया और उनका जो आंतरिक प्रशासन था वो सीधे अंग्रेजी नियंत्रण में आ गया। और साथ ही किसी रियासत के उत्तराधिकारी के चयन के समय जब तक अंग्रेजों की स्वीकृति उसे प्राप्त नहीं होती थी तब तक उसे शासक के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता था। यानी अब कोई रियासत का शासक बना रहेगा, ये क्राउन के प्रति उनकी जो राजभक्ति थी उस पर निर्भर होने लगा। दूसरी नई चीज़ जो अब शुरू हुई, अधीनस्थ के तौर पर अब भारतीय राजा और क्राउन के बीच में कोई बराबरी की भावना नहीं थी। भारतीय रियासतों को अब क्राउन का अधीनस्थ माना गया और ये ज़्यादा स्पष्ट हो गया 1876 का जो राजकीय उपाधि नियम था उसमें महारानी विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी थी, साम्राज्ञी थी। तो महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि अर्थात भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। इस तरीके से इंग्लैंड की जो सरकार थी उसकी सर्वश्रेष्ठता यहाँ पर स्थापित होना शुरू हो गई। भारतीय क्राउन की प्रभुसत्ता जो थी भारतीय रियासतों इंग्लैंड के क्राउन की प्रभुसत्ता थी वो भारतीय राजाओं पर, भारतीय रियासतों पर उसकी स्थापना हो गई। साथ ही भारत की जो अंग्रेज सरकार थी उसके द्वारा इन रियासतों के बाहरी या विदेशी संबंधों पर सीधा नियंत्रण रखा जाता। इन रियासतों के जो बाहरी और विदेशी संबंध थे उन पर अंग्रेजी सरकार का पूरा नियंत्रण था। इन रियासतों की ओर से किसी भी प्रकार के युद्ध की घोषणा, शांति की घोषणा या संधियां स्वयं अंग्रेज सरकार कर सकती थी। इन रियासतों पर नियंत्रण रखने के लिए वायसराय के अधीन राजनीतिक विभाग, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट की स्थापना भी की गई। वायसराय जो गवर्नर जनरल था उसके पद को एक नया नाम दिया गया, वायसराय। और वायसराय के तौर पर जो गवर्नर जनरल था भारत का वो भारतीय रियासतों और इंग्लैंड की जो महारानी या महाराजा सम्राट हुआ करते थे, क्राउन इंग्लैंड का, उसके बीच की कड़ी के रूप में कार्य करते थे। एक नई चीज़ ये हुई कि अब अंग्रेजी सरकार ने सभी रियासतों को एक जैसा ट्रीट करना शुरू कर दिया। पहले कुछ रियासतें थी जिन्हें विभिन्न प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त होते थे, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने एक बार स्पष्ट रूप से कहा कि सभी रियासतें जो हैं वो लगभग एक जैसी हैं, चाहे वो संधि की गई रियासतें हों या भिन्न भिन्न अधिकार प्राप्तकर्ता रियासतें हों। और इन सब भारतीय राजाओं को जनता के सेवकों के रूप में गवर्नर जनरल के साथ मिलकर विभिन्न अंग्रेजी सरकार की जो योजनाएं हैं उनमें भाग लेना चाहिए। इस अधीनस्थ संघ की नीति के दौर में ही जो भारतीय रियासतों के विभिन्न राजा थे उनके और अंग्रेजी सरकार के जो हित थे उनमें कुछ समानताएं भी थीं। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ने लगा तो राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ने से अंग्रेजी सरकार को भी खतरा था और भारतीय रियासतों में भी चूँकि प्रजामंडल आंदोलन की भूमिका बन रही थी और यहाँ भी असंतोष फैलने लगा था राजाओं के खिलाफ, तो राजाओं को भी इस राष्ट्रीय आंदोलन से खतरा था। जब दोनों के हित समान थे, इस राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए या ये जो राष्ट्रीय आंदोलन की भावना थी इसको पूरी तरीके से दबाने के लिए इन लोगों ने मिलकर के एक मोर्चा, मिला जुला मोर्चा बनाने का प्रयास किया ताकि साथ में इनके खिलाफ लड़ा जा सके। लॉर्ड लिटन के समय में जो 1876 के लगभग भारत में थे, 1874 से 1878 तक वो भारत में रहे, गवर्नर जनरल भारत के, तो लॉर्ड लिटन ने पहली बार एक राजाओं की परिषद गठित करने के लिए कहा था। हालांकि उनका सुझाव उस समय स्वीकृत नहीं किया गया था। बाद में जब लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में मॉन्टेग्यू घोषणा हुई और 1919 का भारत सरकार अधिनियम आया, उस समय इन सुधारों में इस नरेंद्र मंडल का सुझाव भी दिया गया था। बाद में इसी सुझाव को लागू करते हुए ये
चैम्बर ऑफ प्रिंसेस इसको कहा जाता है, या नरेंद्र मंडल। तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस या नरेंद्र मंडल का फरवरी 1921 में उद्घाटन किया गया। इसमें शामिल रियासतें जो थी वो विभिन्न अधिकारों वाली, विभिन्न विशेषाधिकारों वाली, विभिन्न क्षेत्रफल और जनसंख्या वाली रियासतें इसके अंदर शामिल हुई। इस नरेंद्र मंडल का कोई विशेष योगदान नहीं रहा। स्पष्टतः ये सिर्फ अंग्रेजों के लिए एक परामर्शकारी और सलाहकारी संस्था थी और इसे कोई विशेष अधिकार प्रदान नहीं किए गए थे। ये किसी रियासत के आंतरिक मामलों में कोई संबंध नहीं रखती थी, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। लेकिन इस परिषद के माध्यम से भारतीय रियासतों के विभिन्न जो राजा थे उनका समर्थन सीधा अंग्रेजी सरकार को प्राप्त हुआ। भारतीय जो नरेश थे, भारतीय रियासतों के जो विभिन्न राजा थे, उनमें भी धीरे धीरे जब उन्हें लगा कि अंग्रेजी सरकार उन्हें बराबर का महत्व नहीं दे रही है, उन्हें अधीनस्थ के तौर पर मान रही है, साथ ही उनके आंतरिक प्रशासन में पूर्णतः नियंत्रण कर लेती है, भारतीय रियासतों के उत्तराधिकार के प्रश्न पर पूरा नियंत्रण अंग्रेजी सरकार का है, तो भारतीय राजाओं को इससे चिंता हुई और उन्हें लगा कि जो इंग्लैंड के क्राउन की प्रभुसत्ता है, सर्वोच्चता है, वो स्पष्ट होनी चाहिए भारतीय रियासतों पर। तो उन्होंने ऐसी मांग की और इसी मांग को सेटिस्फाई करने के लिए 1927 में सर हारकोर्ट बटलर के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई, जिसे बटलर कमेटी कहते हैं या बटलर समिति कहते हैं, जिसका उद्देश्य भारतीय रियासतों और अंग्रेजी सरकार के संबंधों का परीक्षण करना था और उन्हें परिभाषित करना था। साथ ही इंग्लैंड की सरकार की जो प्रभुसत्ता या सर्वोच्चता थी उसको स्पष्ट भी करना था। नेक्स्ट जो नीति अपनाई गई वो नीति थी बराबर की संघ की नीति। ये नीति 1935 से लेकर के 1947 तक अपनाई गई। 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम आया उसके अंदर एक संघ की योजना थी कि एक भारतीय रियासतों और अंग्रेजी राज्य को मिला करके एक संघ का निर्माण किया जाएगा। लेकिन इस संघ को बनाने के लिए एक शर्त साथ में लगा दी गई, जिससे पता चलता है कि भारतीय रियासतों को कितना महत्व इसके अंदर प्रदान किया गया था। इसमें शर्त ये लगाई गई कि ये 1935 के अधिनियम में प्रस्तावित संघ सिर्फ तभी अस्तित्व में आएगा जब कम से कम आधी जनसंख्या और विधान परिषद में आधे स्थानों वाली रियासतें संघ में शामिल हों। यानी कम से कम ऐसी इतनी रियासतें इस संघ में शामिल हों जिनमें कुल रियासतों की आधी जनसंख्या निवास करती हो। साथ ही राज्य विधान परिषद में 260 स्थानों में से 104 स्थान भारतीय रियासतों को प्रदान किए गए थे। तो इन 104 में से आधे यानी 52 स्थान कम से कम उन रियासतों में आते हों। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया और ये संघ कभी भी अस्तित्व में नहीं आ पाया। इसी समय इससे पूर्व जो गोलमेज 3 गोलमेज सम्मेलन हुए उनके अंदर भी नरेंद्र मंडल के विभिन्न सदस्यों यानी भारतीय रियासतों को आमंत्रित किया गया। भारतीय नरेशों ने गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया। इससे ये स्पष्ट होता है कि अंग्रेजी सरकार जो थी भारतीय रियासतों को एक महत्वपूर्ण सपोर्ट सिस्टम के रूप में अपने देखा करती थी। 1937 के जो चुनाव हुए, 1935 के अधिनियम के आधार पर जो 1937 के प्रांतीय चुनाव हुए, उन चुनावों के उपरांत रियासती क्षेत्र जो था उसके अंदर राजनीतिक जागृति उत्पन्न हुई। ये कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित थे और इन्हीं विभिन्न आंदोलनों को प्रजामंडल आंदोलन या विभिन्न अन्य नामों से जाना जाता है। तो 1937 के चुनाव के उपरांत जो ये राजनीतिक असंतोष इन रियासती क्षेत्रों में उत्पन्न हुआ, वहाँ उत्तरदायी सरकार के लिए आंदोलन प्रारंभ हुआ। यानी शासक जो हैं किसी संविधान के आधार पर शासन करें, उत्तरदायी सरकार की, विधानसभा के प्रति जो उत्तरदायी हो, ऐसी सरकार की स्थापना इन प्रांतीय रियासतों में, इन भारतीय रियासतों में की जाए, ऐसी मांग वहाँ की जनता के द्वारा की जाने लगी।
प्रारंभ में कांग्रेस जो थी उसने इन रियासती क्षेत्रों के आंदोलन से स्वयं को दूर रखा, लेकिन 1938 के लगभग इन रियासती आंदोलनों को कांग्रेस के द्वारा अपना समर्थन प्रदान किया गया। स्वयं गांधी जी ने 1938 में इस प्रकार की घोषणा की। हालांकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस वहाँ नहीं हो पाया क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध इस समय प्रारंभ हो गया था। विभिन्न, जैसे राजस्थान में भी विभिन्न प्रजामंडलों की स्थापना विभिन्न क्षेत्रों में हुई। हालांकि कुछ जो रियासतें थी वहाँ स्वतंत्रता तक ऐसी कोई सफलता उन्हें प्राप्त नहीं हुई, लेकिन फिर भी ये एक बड़ा कदम था उत्तरदायी सरकारों की स्थापना की मांग की ओर। तो ऐसी नीति जो थी वो 1947 तक चलती रही और 1947 में जब भारत को स्वतंत्र किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, क्लीमेंट एटली उस समय प्रधानमंत्री थे और लॉर्ड माउंटबेटन भारत के उस समय गवर्नर जनरल थे। जून 1947 में वे भारत आए। तो उस समय स्वतंत्रता अधिनियम में ये स्पष्ट कहा गया कि जो रियासतें हैं, भारतीय रियासतें, उन पर इंग्लैंड क्राउन की जो सर्वोच्चता या प्रभुसत्ता है वो पूरी तरीके से समाप्त कर दी जाती है। क्राउन के साथ उनकी जो संधियां पूर्व में की गई थी अंग्रेजी सरकार के साथ वो निरस्त कर दी जाती हैं और भारतीय रियासतें भारत और पाकिस्तान दोनों में से किसी एक में शामिल हो सकती हैं। हालांकि वो स्वतंत्र भी रह सकती हैं, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने विभिन्न रियासतों से ये स्पष्ट कर दिया था बाद में कि वो या तो भारत में शामिल हो सकती हैं या पाकिस्तान में स्वतंत्र अस्तित्व रखने का विचार जो है वो ना रखें, क्योंकि प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं होगा। विभिन्न जो रियासतें थी वो या तो पाकिस्तान में शामिल हो गई या तो भारत में शामिल हो गई। कुछ जो छोटी छोटी रियासतें थी, कुछ रियासतों का आकार बहुत छोटा, कुछ वर्ग मील था, तो उन रियासतों को मिला दिया गया और संघ बना दिया गया। कुछ रियासतों को उनके जो बड़े पड़ोसी राज्य थे, अंग्रेजी क्षेत्र थे, उनके अंदर मिला दिया गया और इस तरीके से विभिन्न राज्य जो है भारत में अस्तित्व में आए। कुछ दिक्कतें भी हुई, जैसे जूनागढ़ और हैदराबाद और कश्मीर के भारत में शामिल होने के निर्णय के तहत, लेकिन अंततः इनको भी शामिल कर लिया गया भारतीय राज्य में। इसके उपरांत एक नवीन मांग उत्पन्न हुई। एक्चुअली ये नवीन नहीं थी, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय में भी ये समय समय पर मांग उठती रही कि भाषाई आधार पर प्रांतीय राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, यानी भाषा के आधार पर राज्यों की सीमाओं का निर्धारण किया जाए। जैसे कन्नड़ भाषा बोलने वाले कर्नाटक में आ जाएं पूरे के पूरे, और गुजराती बोलने वाले गुजरात में आ जाएं, मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र में चले जाएं। तो इस तरह की मांग जो है बहुत लंबे समय से चली आ रही थी और इस मांग को पूरा करने के लिए 1956 में डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में भारत की स्वतंत्र सरकार के द्वारा एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई और इसी आयोग ये आयोग 1954 में इस आयोग की स्थापना की गई। 1956 में इसने अपनी रिकमेंडेशन या सिफारिश दी और 1956 में ही संसद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। इसके तहत विभिन्न जो राज्य थे उनको भाषा के आधार पर पुनर्गठित करने का प्रयास किया गया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश उसके तहत बनाए गए। आने वाले समय में फिर विभिन्न राज्यों में विभाजन हुआ। 1961 में बम्बई को गुजरात और महाराष्ट्र में बांट दिया गया। 1962 में नागालैंड को केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का पद प्रदान किया गया। 1966 में पंजाब और हरियाणा को अलग कर दिया गया। इस तरीके से विभिन्न नए राज्य जो हैं वो अस्तित्व में आए।